जय माता जय जय तत्सवितॄणां भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं दिव्यां जय माता वाणी में मधुरता दो, मैं गीत सुनाता हूँ, संगीत की शिक्षा दो, सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है, तुम्हें आज सभा में माँ, हमें दर्श दिखाना है, संगीत समंदर से सुर ताल हमें दे दो, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, बंदेया बंदेया रे बंदेया राह पे चल बंदेया बंदेया रे बंदेया बंदेया रे बंदेया राह पे चल बंदेया रुक जा रे बंदेया ये रात जरा सी है बात समझ बंदेया कुछ देर ही बाकी है रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा चाँद तेरी आँखों में बंदेया चल के आएगा अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शिक्षक संकुल मीटिंग का उद्देश्य, इस पे हम कुछ चर्चा करेंगे। तो शिक्षक संकुल बैठक जो कि हमारी एक महीने में एक बार हर विद्यालय में, जैसे हम कुछ चुने हुए विद्यालय होते हैं तो विद्यालय को हमको जहाँ भी जाते हैं तो कुछ वहाँ से देखने को सीखने को कुछ चीजें मिलती है और हमारे ही न्याय पंचायत के टीचर्स वहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन करते हैं तो वहाँ से हमको कुछ सीख मिलती है। तो एक बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम वहाँ से कुछ सीखें और अपने विद्यालय में उसको लागू करें। और दूसरी चीज, विद्यालय में
संदर्शिका, आधारशिला तथा शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में संदर्शिका सभी के यहाँ पहुंच गई है, कार्यदर्शिका कार्य पुस्तिका है, बिग बुक है, प्रिंट रिच मटेरियल है और टूल किट। इसका नियमित प्रयोग किया जाना है। जैसे बिग बुक है हमारा तीसरा चौथा लगता है जो पीरियड हमारा तो पठन का है, तो उसमें आप बिग बुक या प्रिंट रिच सामग्री या कोई हम रोचक गतिविधि के आधार से उसमें मतलब कक्षाओं को रोचक बना सकते हैं हम। और इसके बाद अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। तो हमें मीटिंग से जो भी चीजें अच्छी अच्छी नई नई मिलती है उसको हम वहां पे प्रभावी रूप से अपने विद्यालय में वहां लागू करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए शिक्षक आते हैं प्रतिभाग करते हैं और इसके बाद प्रधानाध्यापक आते हैं प्रतिभाग करते हैं, तो वहां पे जैसे हम अपने विद्यालय में जाते हैं तो मीटिंग में क्या हुआ, क्या चीज हमें कमियां आ रही हैं, जो भी दिक्कतें हैं या जो भी हमें अच्छा लगा या हमको कुछ नई चीजें प्राप्त हुई, तो वहां पे हम यहाँ से बातें की गई वहां अपने विद्यालय में हम साझा करेंगे, ताकि हम निपुण भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसके तरफ हम अपने प्रभावी कदम को आगे बढ़ा सके। आईसीटी का प्रयोग है। आईसीटी का प्रयोग इस समय पे सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। जैसे दीक्षा ऐप का उपयोग है, निपुण लक्ष्य ऐप जो प्रेरणा लक्ष्य पहले चल रहा था, निपुण लक्ष्य ऐप रीड अलॉन्ग ऐप है। दीक्षा ऐप जैसा आप सभी जानते हैं कि हर किताबों में क्यूआर कोड दिया रहता है, तो हम किताबों में मोबाइल से दीक्षा ऐप ओपन करके स्कैन करा के पहले हम उस किताब के बारे में कुछ पढ़ा दें, इसके बाद बच्चों को हम वीडियो दिखा दें उससे संबंधित। तो दीक्षा ऐप का हमको नियमित प्रयोग करना है। और इसी के साथ है निपुण ऐप। निपुण लक्ष्य ऐप है, इससे हमको प्रतिदिन लगभग 2, 4, 6 बच्चों का आकलन करना है। आकलन करने के बाद हमको सबसे बड़ी चीज ये पता चलेगी बच्चा हमारा किस स्तर पे है, और इससे हमको उपचारात्मक शिक्षण कार्य करने में आसानी होगी। और दीक्षा ऐप के माध्यम से, दीक्षा ऐप के जो हमारे प्रशिक्षण होते हैं उसके माध्यम से जो भी हम वीडियो देखते हैं उससे हम अपनी कक्षा में बदलाव भी कर सकते हैं। हमने करीब 2-3 महीने पहले एक वीडियो देखा हुआ था, उसमें क्या था, उसमें कक्षाओं को युवा आकार में ही बैठाया गया था। तो जैसे हम युवा आकार में अगर बैठाते हैं तो हर बच्चों के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे अगर सामने और इधर इस साइड में, तो हम किसी के पास आसानी से जा सकते हैं, कोई भी चर्चा कर लिया बच्चा क्या कर रहा है, सब कुल मिला के सभी बच्चे हमारे फ्रंट पे रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज आती है सामुदायिक सहभागिता और जुड़ाव। अगर इस पे हम अपने विद्यालय में कार्य कर लें तो हमारी जो नियमित उपस्थिति रहती है वो हमारी कभी कमी न रहे। और हमारे विद्यालय में जो भी पर्व मनाए जाते हैं, चाहे जो भी जयंती मनाई जाती हो, तो उसमें हम सामुदायिक सहभागिता की ज्यादा से ज्यादा उसमें लोगों को जुड़ाव, उनको आमंत्रित करें ताकि वो लोग आए। और उसमें हम अपने विद्यालय में जो भी कार्यक्रम करा रहे हैं उसमें बच्चों से प्रेजेंटेशन करवाएं। अगर बच्चे वहाँ पे प्रेजेंटेशन करेंगे तो अभिभावक भी खुश होंगे कि कम से कम हमारा बच्चा यहाँ सीख रहा है। और जो भी बच्चे, जैसे हमारे कोई बच्चा है कक्षा में सबसे ज्यादा आ रहा है, तो हम बच्चे को भी कुछ पुरस्कृत करें, उसके साथ उनके अभिभावक को भी पुरस्कृत करें, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। साथ में जो भी आ रहे होंगे अन्य अभिभावक, उनको भी वो भी प्रेरित होंगे। और इसके बाद हमारे विद्यालय में जो भी सुविधाएं हैं, निपुण लक्ष्य का है, या तो जैसे मान लीजिए बहुत जगह तो स्मार्ट टीवी वगैरह की व्यवस्था हो गई, या सरकार से जो भी हमें सुविधाएं मिल रही हैं, बाकी सभी आप लोग जानते हैं, जैसे ड्रेस, बैग, जूता वगैरह जो भी डायरेक्ट उनके यहाँ जा रहा है, उन सब योजनाओं से उनको परिचित कराना है। और निपुण लक्ष्य जो भी हमारे 1, 2, 3 के हैं उनको इस प्रकार से बताना है कि कक्षा 1 में अगर हमारा बच्चा यहाँ तक पहुंचा तो इसको इतना आएगा, था तो किताब पढ़ना सीख जाएगा। तो अगर हम बताएंगे कि अगर आप हमारे कक्षा 1 में बच्चे अगर नियमित भेजेंगे तो उसको यहाँ तक हमको पहुंचाना ही पहुंचाना 1 साल में है। और इसके बाद शिक्षण योजना आधारित कक्षाओं का संचालन आ जाएंगे। तीनों समूह में कुछ सामग्री दी जाएगी। शिक्षण योजना बनाएंगे, शिक्षण योजना से आधारित टीएलएम बनाएंगे। शिक्षण योजना बनाने का मतलब है कि अपने विद्यालय में किस प्रकार से पठन का कार्य कर रहे हैं उससे आधारित टीएलएम, और यहाँ पर होगा प्रस्तुतिकरण। इसके बाद टीएलएम का प्रयोग, कोई भी जैसे मान लीजिए हम कोई भी पाठ पढ़ाते हैं, कुछ न कुछ छोटे मोटे टीएलएम हमारे पास मिल ही जाते हैं। इसके बाद प्रिंट रिच मटेरियल है, बिग बुक है, ये सब हमारे टीएलएम के रूप में काम करेंगे। गणित किट है, चहट के अंतर्गत अभी कुछ सामग्री खरीदी जानी है। पैसा सभी के साथ विद्यालय खाते में आ चुका है पैसा, उसमें 2700 साथ मिले हुए हैं, तो उसमें 2500 तक के सामान परचेज किए जाने हैं। और उसके बाद एक कार्यक्रम भी उसमें कराना है, तो उसमें वही होगा कि बच्चों को बुलाना है, निपुण बच्चों को सम्मानित करना है। जो बच्चे रोज आ रहे हैं उनको भी सम्मानित करिए, उनके भाव को सम्मानित करिए। तो इस प्रकार से हम अगर इतना कार्य कर ले गए तो जो बच्चों के बीच हमारी आपसी संबंध की बात होती है बच्चों से कि बच्चे हमसे कितना ज्यादा जुड़ रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है
कि बच्चे हमसे ज्यादा दूर रहेंगे, क्योंकि अगर हम कोई कहानी कह रहे हैं, कहानी के माध्यम से अगर कोई पढ़ाए या कोई रोचक गतिविधि के माध्यम से करा तो बच्चे ऑटोमेटिक हमसे जुड़ जाते हैं। और इसके साथ ही हम एक गतिविधि कराएंगे अभी यहाँ पे, और सभी हमारा साथ देंगे। और गतिविधि का नाम है खाओ पियो मस्ती करो। तो 1 सेकंड के लिए आप लोगों को खड़े होना है, 1 मिनट के लिए, बहुत जल्दी। देखिए हमारे पास 2 हाथ हैं, ठीक है। जिस हाथ से हम खाना खाते हैं उस हाथ को हम सेफ्टी रखेंगे, और हमारा जो बायां हाथ है, बायां हाथ को हम खाली बनाना है, बायां हाथ को हमको खाली बनाना है। हम खाने वाली सब्जियों मतलब खाने वाली वस्तुओं के नाम लेंगे तो उसको आपको खाना है। और अगर मान लीजिए कि वस्तुएं आप जो खाने वाली वस्तुएं नहीं है और उसको भी आप खा गए तो आप गेम से आउट हो जाएंगे, तुरंत बैठ जाएंगे। वो भी अघोरी कहलाता है। सभी थाली बनाएंगे। गाजर अभी नहीं खाए हैं तो बैठ जाइए, तब जेल से बाहर हो गए। नहीं कुछ नहीं बोलना है। जैसे अगर गाजर बोला गया तो गाजर आप यहाँ तक पहुँचा दे, समझ गए? ये बचपन में सभी लोग लगभग नहीं ऐसा है कि अगर आप एक दिन करके देखिए, चाहे जिस कक्षा में हो, अगर एंजॉय में आएगा तो आप बताइए। चलिए गाजर, ठीक, भिंडी, पत्थर, बोलिए खाओ भी। हाँ तो बोलेंगे खाओ। खाए अपना। नमकीन, समोसा, टमाटर, चाकू, सर कहाँ टूट गया? लौकी, समोसा, लौकी आप प्लेट में खाई है ना? मिठाई, दही, लाठी, दही, गाय, चलिए बैठ जाइए। तो ये कुल मिला के 1200। इस प्रकार से छोटी छोटी रोचक गतिविधियों से आप बच्चों में जुड़ाव कर सकते हैं। छोटे बच्चों से करें बहुत आनंद आएगा। उत्कृष्ट प्रयासों को साझा करेंगे। आइए लोगों को नमस्कार के लिए कहा गया है, तो जब भी हम कोई उत्कृष्ट प्रयास साझा करें तो मेरा मानना ये है कि वो साझा करने से पहले हमें किस लिए हमें उत्कृष्ट प्रयास करना पड़ा है, क्यों करना पड़ा है, क्या क्या चैलेंजेस थे, वो हमें पहले डिस्कस करना चाहिए। तब अगर हम प्रयास डिस्कस करें तो वो ज्यादा रेलिवेंट होगा और उसका ज्यादा यूज भी हो सकता है। तो ये हमारे पूरे स्टाफ का उत्कृष्ट प्रयास है। तो जैसे कि मुझे कक्षा 3 और 4 की क्लास टीचर बनाया गया है, तो मैं क्लास 3 और 4 में ज्यादातर जो समस्याएं होती हैं वो डिस्कस करूंगी। 1 और 2 और हायर लेवल की जो क्लासेस हैं, I mean 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, वो इससे थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। तो 3 और 4 मेरी क्लास में 3 और 4 के साथ साथ 5 के वो बच्चे भी बैठते हैं जो अभी मतलब जिनका लर्निंग लेवल अभी कम है। तो आइए समस्याओं पे आते हैं जो मुझे लगता है सभी फेस करते होंगे, या हो सकता है उनकी समस्याएं अलग हों, लेकिन मेरी जो समस्याएं रही वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। तो जो पहली समस्या आती है कक्षा 3 और 4 में, शायद 1 और 2 में शायद कम आती है, मैंने फेस नहीं किया तो मुझे नहीं पता। तो 3 और 4 में जो ज्यादातर समस्याएं आती हैं वो है मल्टीपल लर्निंग लेवल। बच्चों का बहुस्तरीय लर्निंग लेवल, जो सीखने का स्तर है वो बहुस्तरीय होता है। कक्षा 3 में ऐसे भी बच्चे हैं जो एक भी वर्ण नहीं पहचान पाते, ऐसे भी बच्चे हैं जो कुछ वर्ण पहचान पाते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो रुक रुक के पढ़ते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो वैसे तो पढ़ते हैं लेकिन जैसे अगर आप उनके सामने कहिए पढ़ने के लिए तो वो नहीं पढ़ पाते। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो वैसे तो पढ़ते हैं लेकिन निपुण ऐप उनकी वॉइस को नहीं लेता है, क्योंकि उनकी वॉइस थोड़ी सी फंसती है। तो जब हम निपुण ऐप में उन्हें पढ़वाते हैं तो वो ऐप जो है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो एक तो ये पहला जो चैलेंज है हमारा वो है मल्टी लेवल लर्निंग कर्व्स ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों का बहुस्तरीय शैक्षिक स्तर। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो इसी से संबंधित है। अगर गहराई से हम देखेंगे तो हम पाएंगे ज्यादा कारण नहीं, कारण एक ही है, यही बहुस्तरीय शैक्षिक स्तर। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में आप देखें तो हर क्लास में शैक्षिक स्तर सेम होता है और उसके कारण अलग है, वो सोशियो इकोनॉमिक कारण है, उसे आप कंपेयर कभी नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स कंपेयर करने लगते हैं
कि प्राइवेट स्कूल, पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में तो ऐसा होता है, यहाँ क्यों नहीं है। तो वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस स्कूल। वो इस स्कूल से बहुत 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 अलग है। वहाँ का एक्सपोजर अलग है, यहाँ का एक्सपोजर बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजों में ये बच्चे ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं और वो उन बच्चों ने बिल्कुल नहीं देखा है। जैसे कि वो बच्चे अभी भी आप उन बच्चों से पूछेंगे तो वो कहेंगे आलू पेड़ पे उगता है, वो कभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये बच्चे, इनको सीधा सीधा एक्सपोजर मिला हुआ है, सारी चीजें पहचान पाते हैं। तो इसको ज्यादा विस्तार से नहीं देखेंगे। जो दूसरा जो हमारा चैलेंज आता है वो रश, मैनेजमेंट ऑफ रश क्रिएटेड ड्यू टू मल्टी लेवल चिल्ड्रन। जो हमारा रश क्रिएट होता है, जो हमारा क्लास में रश क्रिएट हो जाता है, बच्चों के जो शैक्षिक स्तर जो फ्लक्चुएट करता है, उसकी वजह से जो क्लास में रश क्रिएट होता है, उसका जो मैनेजमेंट है वो एक चैलेंज है। बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, पर मैं ये 2 ही चैलेंज जो है वो एड्रेस करना चाहूंगी। तो जो पहला चैलेंज मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वर्ण पे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वर्ण से भी नीचे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शब्द पहचान पाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लेते हैं और उनका शैक्षिक स्तर थोड़ा अलग है, ऊपर है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप उन्हें दूसरी क्लास में भेज दें, क्योंकि ये सीधा सीधा इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो सीधा सीधा इसको प्रोहिबिट करता है। तो इसलिए हमें उन्हें क्लास से बाहर नहीं करना है। और जो बच्चों का जो वर्ण भी नहीं पहचान पाते, उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तो उन्हें आप कक्षा 1 में भेज दीजिए, ये भी करें। तो अब करें क्या? तो इसके संबंध में हम भाषा के स्तर पे बात करते हैं। भाषा पे अगर हम बात करें तो अगर हम जो 2 अप्रोचेस होते हैं पढ़ाने के, पहला अप्रोच होता है लेटर अप्रोच, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं वर्णाक्षर क्रम, और दूसरा अप्रोच हमारा जो भाषा को पढ़ाने का है वो है समग्र भाषा शिक्षण या फिर होलिस्टिक अप्रोच। हम किसी भी अप्रोच को गलत या सही नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो गलत होता तो वर्णाक्षर क्रम से हम और आप सभी पढ़ के यहाँ तक आए हैं। अगर वो गलत होता तो हम इतने सफल नहीं होते। और होलिस्टिक अप्रोच को भी हम नहीं कह सकते कि वो गलत है, क्योंकि बहुत सारे देशों में और बहुत विकसित देशों में ये बहुत दिनों से फॉलो किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल फिनलैंड जो कंट्री है, वहां बहुत पहले से ही होलिस्टिक अप्रोच से लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो वहां कक्षा 5 तक पहुंचते पहुंचते हर एक बच्चे को 11 भाषाएं आती रहती हैं। अगर आप जापान की बात करें तो वहां पर भी होलिस्टिक अप्रोच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही पढ़ाया जाने लगा। तो जापान में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें 7-7, 8-8 भाषाएं आती हैं। तो वो गलत, दोनों ही जो अप्रोचेस हैं, अगर हम बात करें लेटर अप्रोच की और होलिस्टिक अप्रोच की, दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान हैं। आप एक दीवार बना के डिवाइड नहीं कर सकते कि ये अच्छा है या ये बुरा है। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बुरे हैं। अब आइए बात करते हैं कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। तो जो वर्णाक्षर क्रम होता था उसकी सबसे अच्छी बात ये होती थी कि बच्चे मात्रा वाली गलतियां नहीं करते। आज भी देखिए जो लोग लिखते हैं, कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, हालांकि मैं बहुत करती हूँ मात्रा की गलतियां, लेकिन आज भी देखिए जैसे जो पुराने लोग जो भी हिंदी लिखते हैं उनमें गलतियां बिल्कुल नहीं होती, उनकी एकदम क्लिष्ट भाषा होती, मात्रात्मक गलतियां बिल्कुल नहीं होती, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती है। लेकिन उसका एक सबसे जो अगर आप कहें माइनस पॉइंट कह लीजिए या जो भी कहिए, उसका एक माइनस पॉइंट है कि उससे बच्चे बहुत देर में पढ़ना सीखते हैं। और सीखते भी हैं तो तब सीखते हैं जब उनके घर पे भी अच्छा एक्सपोजर हो, घर पे भी बहुत सारा उनको एक्सपोजर मिलता हो, घर पे भी बहुत ध्यान दिया जाता हो। तो ये लेटर अप्रोच काम करता है। अब आते हैं होलिस्टिक अप्रोच पे। होलिस्टिक अप्रोच का फायदा ये होता है, जो मैंने करके देखा है, बच्चे पढ़ना तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन मात्रा में इतनी गलती करेंगे कि जहां लकड़ी लिखना होगा वहां लड़की लिख देंगे। तो ये सारी गलतियां होलिस्टिक अप्रोच में होती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर करें क्या, क्योंकि गलतियां दोनों में ही है। तो इसी से अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर अच्छे से पढ़े हम, तो उसमें ये कहा गया है कि हमें बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना है। मतलब हमें होलिस्टिक अप्रोच भी अपनानी है और लेटर अप्रोच भी अपनानी है। ये नहीं कहना है कि पुराना तरीका बिल्कुल बेकार था, पुराना तरीका बिल्कुल बेकार नहीं था। अगर पुराना तरीका बेकार होता तो कोई यहाँ बैठा ना होता। तो उसके भी अपने फायदे हैं और इसके भी अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। तो अब आते हैं बैलेंस अप्रोच हम क्लास में कैसे लेके जाएंगे। तो हमने क्या किया, मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ वर्ड पे हैं, कुछ अक्षर पे हैं। तो हमने इसमें मैंने बहुत सारा कैलेंडर वाइज बनाया था, मैं नहीं ला पाई। तो हमने ये सीरीज तैयार की, संतुलित भोजन सीरीज।
इसमें अगर आप ध्यान से पूरी कहानी देखेंगे तो आपको स वर्ण जो है वो बार बार आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर जगह स वर्ण, जैसे संदीप और सरिता भाई बहन थे। संदीप बड़ा था, सरिता छोटी थी। सरिता को पढ़ना लिखना खेलना कूदना पसंद था। सरिता को चना मटर अरहर उड़द और मूंग की दाल खाना अच्छा लगता था। सरिता को सेम की सब्जी पसंद थी। सरिता को सोयाबीन की सब्जी भी अच्छी लगती थी। संदीप को कोई भी दाल अच्छी नहीं लगती थी। संदीप को सोयाबीन और सेम की सब्जी पसंद नहीं थी। सरिता रोज सुबह उठकर सैर पर जाती थी। ऐसे अगर आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे तो इसमें स वर्ण बार बार आया है। और लास्ट में बताया गया है कि संदीप बीमार इसलिए हो गया था क्योंकि उसकी शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई थी। तो ये क्योंकि चार्ट पेपर छोटा होता है और इसको हम कहानी को विस्तार से इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो मैं बच्चों को पूरे एक्सप्रेशन के साथ इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जोड़ के और बहुत सारे जानवर ऐड करके कहानी सुनाती हूँ। तो पहले मैं कहानी सुनाने के बाद फिर मैं पढ़ाती नहीं हूँ, पहले फिर मैं इसके जैसे पपेट बना लेती हूँ या फिर ऐसे कोई मॉडल बना लेती हूँ, तो बच्चों को उसे रोल प्ले करवाती हूँ। फिर देन आफ्टर रोल प्ले करवाने के बाद तब स्टोरी रीडिंग पे आते हैं। फिर स्टोरी रीडिंग पे आने के बाद फिर बच्चों को इसमें स से बहुत सारे शब्द के कार्ड होते हैं और वो वही शब्द ज्यादातर होंगे जो इस कहानी में आए हों। जब भी आप कोई कहानी लिखिए या चुनिए, ध्यान ये रखिए कि उसमें वो नाम आए हो जो आपकी क्लास में बच्चों के नाम हो, तो बच्चे इसे और अच्छे से एंजॉय करते हैं और अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये बच्चों की ये रहा होलिस्टिक अप्रोच। अब इसमें लेटर अप्रोच कहाँ आया? फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, मैंने एक और टीएलएम बनाया है, उसमें लिख दिया है मात्रा परिवार। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। जैसे मैं आप ई के लिए मैंने एक एक्टिविटी करवाई थी कि जब छोटी ई आएगी तो आप ऐसे करेंगे और बड़ी ई आएगी तो आप ऐसे करेंगे। तो इस तरह से जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं अगर उसे मात्रा के साथ जोड़ देंगे तो वो लेटर अप्रोच भी आपका उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और लेटर अप्रोच कैसे आ सकता है, जैसे आपने इस सब पे आधारित कहानी लिख दी और बच्चों से कह सकते हैं इसको गिनिए, इसमें सा कहाँ कहाँ आया है, तो वो उसे गिन सकते हैं और बता सकते हैं मैम इतनी बार सा आया है। तो ये एक लेटर अप्रोच भी उसमें ऐड हो जाएगा। अब जो दूसरा चैलेंज है, रश ड्यू टू मल्टी लेवल चिल्ड्रन, क्योंकि क्लास में बहुत रश होता है और अगर आप एक एक बच्चे को एड्रेस करना चाहते हैं तो होता क्या है कि 1 to 1 बच्चे का इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 1 2 3 के बच्चे अभी छोटे होते हैं। आप उन्हें ग्रुप में अगर एड्रेस करेंगे तो वो अपने आप को जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए अगर आप एक बच्चे को एड्रेस करने लगेंगे तो पूरी जो बाकी क्लास है वो लेफ्ट आउट महसूस करती है। या तो उसमें ये नुकसान ये होता है, जो बच्चा अगर निपुण हो गया या फिर मतलब जो एक लेवल तक आ गया तो फिर वो अपने आप को कक्षा में मतलब लेफ्ट आउट महसूस करता है कि हमें तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो उसके लिए क्या, अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सही से देखें तो वो हमें ये एनकरेज करती है कि वी हैव टू फॉलो GRR मॉडल। GRR मॉडल क्या चीज है? GRR मॉडल का मतलब है ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे कम करिए और बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। जैसे मैं क्या करती हूँ, लाइब्रेरी की बहुत सारी जो किताबें हैं वो क्लास में रख के और फिर बच्चों एक बच्चे को है तो उसे मैंने किताब मंत्री बना दिया है, तो वो क्या करता है हर हफ्ते चेंज कर सकते हैं आप, वो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो हायरार्की क्रिएट होती है क्लास में। तो आप मतलब और एक बच्चे को कह दिया कि जैसे बुक फट जाए तो आप चिपकाइए, वहां पे गम भी रख दिया है। जैसे बच्चे हैं तो उनकी बहुत सारी चॉइसेस की बुक जो है, हमारा भारत, पर्यावरण पर आधारित और NCERT की भी कुछ किताबें हैं, तो वो बच्चे जो थोड़ा सा जिनका लेवल ऊपर हो गया है तो वो अपने आप किताब ले लेते हैं और उनसे हम कहते हैं कि ये वाला जो आपका चैप्टर है ये हमें थोड़ी देर में रीड करके बताइए और इस पे फिर हम आपका नाटक करवाएंगे। तो वो बच्चे बहुत खुशी खुशी रीड भी करते हैं और एंगेज भी होते हैं। धन्यवाद। स्वर व्यंजन का भी क्लास बल्कि बच्चे उतना पहचान नहीं कर पाते, तो इन लोग को चित्रों के माध्यम से और लोगोग्राफिक पठन के माध्यम से भी हमने सिखाने का प्रयास किया है। ये हमारा फाइल बनाने का, जैसे कि बच्चे वर्ण पहचान नहीं कर पाते हैं तो पहले उनको पढ़ाते हैं। और से क्या होता है, और से अनार, तो अनार क्या होता है, अंदर उसका चित्र बना हुआ है, तो बच्चे पहचान जाते हैं कि अनार आ से होता है और आ से आम। इस तरह वो बच्चे चित्र देख कर और उसको पढ़ते भी हैं और चित्र भी देखते हैं तो पहचान, बच्चे भी पहचान कर लेते हैं और इसको चित्रों को भी पहचान लेते हैं। लोगों को
ग्राफिक पैटर्न के तहत उनको बहुत अच्छा जल्दी सीख लेते हैं। फिर इसके बाद उनको हम स्वर और व्यंजन का भी उनको हम बताते हैं कि अक्षर पहचान भी कराते हैं। इसी बच्चे एक लाइन से क्रम से सीख लेते हैं। फिर बीच में से भी हम उनसे पूछते हैं ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, तो बच्चे बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। कलरफुल देख के उनको और अट्रैक्शन लगता है, वो सीखते हैं बहुत जल्दी। जब वो अक्षर पहचान आते हैं फिर उनको हम 2 वर्णों से बने शब्दों पे ले आते हैं। जब अक्षर पहचाने तो वो अक्षर पहचान जाते हैं कि ये का है, रा है। तो इसी तरह ये क्या लिखा है, ना है, और ये क्या लिखा है, ला है। ना और ला मिलकर क्या बन गया, तो चित्र देख के बहुत जल्दी बता देते मैडम जी नल है। इसी तरह ये रा है बताते हैं और था है, और रा और था मिलकर क्या बन गया, तो कहते हैं मैडम जी रथ है। बहुत जल्दी ये पढ़ के पढ़ तो पढ़। और फिर जब ये 2 अक्षर तो हम उनको 3 अक्षरों से मिला के आगे और कदम बढ़ते हैं। तो अब तुमने 2 सीख लिया तो 3 कदम और आगे बढ़ो, तो 3 अक्षरों को मिला के पढ़ो। क म ल, तो क म ल मिला के क्या हो जाता है, क म ल कमल। इसी तरह म ह ल मिला के क्या हो जाएगा, तो खोलते हैं महल। इसी तरह न गर मिला के क्या हो जाएगा, नगर। तो ये हमें 3 वर्णों से सीखा। फिर इसके बाद इनको हम मात्राओं पे ले आते हैं। तो मात्राओं की पहचान नहीं होती तो वो मात्राएं पढ़ते हैं। पहले उनको छोटा बड़ा तो उन्होंने पढ़ ही लिया है, लेकिन मात्राएं नहीं जानते। तो उनको हम पता है ये कौन सी मात्रा नहीं जानते, तो अंदर खोलते हैं, ये तो आ की मात्रा है। फिर ये किसकी मात्रा नहीं पहचानते, छोटे की मात्रा है, ये किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। खोल के ये पढ़ते जाते हैं। जब उनको मात्राओं का ज्ञान हो जाता है तो हम उनको फिर शब्दों के साथ, अक्षर के साथ मिलाकर मात्राओं को पढ़ाते हैं। तो ये खोलते हैं, इसमें से ये शब्द बनाना है। जैसे छा है, ये छ लिखा, अब इस पे हमने आ की मात्रा, तो छा हो गया, छी हो गया, ऐसे छी छू छू ऐसे करके ये मात्राओं को मिला के पढ़ना सीखे। फिर मात्रा पढ़ने में फिर 12 खड़ी मात्राएं सब मिलाकर इनको हम कक्का की खक्का की पूरा पढ़ाते हैं। जब उनको आ जाता है तो वाक्य पठन पे ले आते हैं कि बच्चे सरल सरल शब्दों में वाक्य पठन पे आ जाए। देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला, लगता कितना ताजा है, आम फलों का राजा है। चित्र देख के बच्चे बहुत जल्दी पहचानते, बहुत जल्दी याद करते कविता। जब वो कर लेते तो उसके बाद उनको लिखना भी सिखाते कि चित्र देख के बताओ है क्या ये, तो चित्र में सूरज है मैडम। तो मात्राओं का भी उनको ज्ञान है और अक्षरों का भी ज्ञान है, तो मिला के वो लिखने का अभ्यास करते हैं। यहाँ पे तो हम ब्लैक बोर्ड पे उनको चित्र बताते हैं, वो अपना लिखते हैं। आज जो टॉपिक मुझे मिला हुआ है दीक्षा ऐप का उपयोग के बारे में आप लोगों से बात करने के लिए। दीक्षा ऐप का उपयोग हम लोग काफी समय से करते आ रहे हैं। कोविड के दौरान भी हम लोगों ने काफी बच्चों को प्रेरित किया कि दीक्षा ऐप का उपयोग किया जाए। दीक्षा का फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज एंड शेयरिंग। यानी हम अपनी नॉलेज को साझा करते हैं बच्चों के साथ या अन्य टीचरों के साथ जो भी उस कंटेंट को देख रहे हैं। तो दीक्षा की शुरुआत हुई थी करीब 2017 में। श्री वेंकैया नायडू जी उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और उसके बाद से इसमें लगभग सभी केंद्रीय माध्यमिक परिषद और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं सभी ने इसमें अपना योगदान दिया है। सभी के कंटेंट इसमें उपलब्ध रहते हैं और लगभग 36 भाषाओं में इसमें कंटेंट उपलब्ध है। ये नहीं कि भाषा एक बैरियर होगी, भाषा कोई बैरियर नहीं है। बच्चे अपने मन से अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो हरियाणवी हो, और उस भाषा में अपने कंटेंट देख सकते हैं। तो खैर दीक्षा के बारे में मेरा इतना ही था। दीक्षा ऐप का उपयोग किस तरह करना है उसके बारे में एक झलकी मैं दूंगा। यहाँ मैंने एक शिक्षण विधि तैयार की है, शिक्षण योजना तैयार की है, जिसमें बच्चों को जोड़ सिखाना है। जोड़ वैसे तो बच्चों को आता है, 1 अंक के जोड़ लगभग कक्षा 3 के सभी, क्योंकि कक्षा 3 ही मैं पढ़ाता हूँ तो 3 के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। तो सबसे पहले जो शिक्षण का आरंभ होगा वो किस तरीके से किया जाएगा। शिक्षण के आरंभ में हम कक्षा में आएंगे और बच्चों से थोड़ी बातचीत करेंगे। जैसे आज मैं रास्ते से आ रहा था, मुझे वहां पर कुछ आम पड़े हुए दिखे, मान लिया मेरे पास ये आम है, मैंने वो आम उठा लिए। अच्छा, यहाँ से 2 लोग वॉलंटियर कर दें प्लीज। चलिए 2 लोग इनमें से कुछ आम आप उठा लें और कुछ आम आप मैम लें। आपके पास कितने आम हैं? 4। और मैम आपके पास कितने आम हैं? तो क्या आप बता सकते हैं कि आप दोनों को का अगर आम मिला दिया जाए तो कुल कितने आम होंगे? मिलाना पड़ेगा पहले ना।
सात। बिल्कुल सही बात है कि 7 आम है, लेकिन क्या आपसे बोला जाए कि अगर 2300 आमों को 4800 आमों में जोड़ दिया जाए तो क्या आप बता सकते हो? जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि 4 अंकीय जो जोड़ होता है वो कक्षा 3 के पाठ्यक्रम में नहीं है। मतलब पाठ्यक्रम में तो है, लेकिन उससे पूर्व ज्ञान उसको नहीं है, बच्चे को नहीं है। बस इतने आम पहले थे और इतने आम हमको और मिल जाते हैं। तो अब हमको जानना है कि कुल कितना आम हमारे पास है। तो कुल की संकल्पना बच्चों को पहले ही पता है कि कुल का मतलब हो जाता है जोड़ना। अब बच्चों को पहले ही बताया जा चुका है कि बच्चों इसमें इकाई होती है, क्योंकि ये संकल्पना जोड़ से पहले ही आ जाती है कि बच्चों इसमें इकाई के अंक, इकाई पे कौन सा अंक है तो बच्चे बताएंगे 6, इसमें दहाई पे कौन सा अंक है तो बच्चे बताएंगे 3। इस तरह से बच्चे संकल्पना इस तरीके से जानते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार पे कौन कौन से अंक हैं। अब अगर हमारे पास उस तरीके के कुछ गैजेट्स हों तो बच्चा जानता है कि हमको सबसे पहले इकाई अगर जोड़नी है तो बच्चा जोड़ लेगा, पहले वो 3 6 निकाल लेगा उसमें से। बच्चा अगर हमारा, जैसे मैम बता रही थी कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उस स्तर के होते ही नहीं है, फिर भी जोड़ तो उनको सिखाना ही है, तो हम उनको कुछ इस तरीके की गोलियां या कुछ गैजेट्स दे देंगे जिससे बच्चे गिनकर बता सकें। 6 के सामने 6 लाइन खींचना, ये हम लोगों की पुरानी प्रथा थी, लेकिन जितना मूर्त वस्तुओं से ज्ञान आता है उतना अमूर्त वस्तुओं से नहीं आता है, ये कहा जाता है। तो बच्चे 6 वस्तुएं गिनेंगे, उसके बाद 3 वस्तुएं उसके आगे गिनेंगे, बताएंगे 9 होता है। उसके बाद बच्चे बताएंगे, दहाई का अंक पूछा जाएगा तो बच्चे बताएंगे 3 और फिर बताएंगे 2, 3 और 2 लिखा है। तो 3 दहाई का मतलब कितना होता है, बच्चों को ये संकल्पना अगर अच्छी तरीके से क्लियर है तो बच्चा बताएगा कि 3 दहाई का मतलब होता है 30 और 2 दहाई का मतलब कितना होता है 20। तो 30 में जब 20 जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है 50। कोई बता दे? 50। तो 50 में कितनी दहाई? सभी बच्चे अपने यहाँ पढ़ते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं, तो सभी पढ़ते हैं 5 दहाई। 5 दहाई 50, तो 5 दहाई, दहाई में 5 आते। इसी प्रकार 2 सैकड़ा यानी 200, सैकड़े का मतलब 100, 4 सैकड़ा यानी 400। तो 200 में 400 जोड़ेंगे या 2 सैकड़े में 4 सैकड़ा जोड़ेंगे तो 2 और 4 को उस तुलना में जोड़ना आसान होता है, तो बच्चे 2 और 4 पहले जोड़ लेंगे। हो सकता है कि उस समय उसको वही अच्छा लगे, हालांकि हम यही चाहते हैं कि बच्चा पूरी संख्या को एक साथ जोड़े, क्योंकि नई शिक्षा नीति में यही व्यवस्था की गई है कि बच्चा अंकों को देखकर डायरेक्ट जोड़े, ये ना जोड़े कि हाँ 6 और 3 9 होता है। लेकिन उस समय के लिए हम यही कहेंगे कि 2 और 4 तो 6 सैकड़ा हो रहा है। 6 सैकड़ा, सैकड़ा मतलब तो वो कहेगा 100, तो 600, ये 100 की जगह 6 आ गया। और इसी तरीके से चौथा 1000, क्योंकि पूर्व में हम लोग ज्ञान करा चुके हैं इससे पहले वाले पाठों में स्थानीय मान का, तो 4000 और 1000, तो कुल मिला के कितने हजार, तो बच्चा बताएगा 5000। तो यहाँ हम 1000 के स्थान पर 5 लिख देंगे। यहाँ हम ऊपर मेंशन जरूर करेंगे कि कौन सी दहाई है, कौन सी इकाई है, और वो भी बच्चे से ही लिखवाएंगे। ये हमको कोई कार्य नहीं करना है। ये संख्याएं भी अगर बच्चा संख्यात्मक मान को समझ रहा है, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों का अंकों का ज्ञान ही है, तो अगर बच्चा समझ रहा है तो बच्चा ये संख्याएं खुद लिख लेगा, और अगर बच्चा खुद लिख सकता है तो जोड़ उसके लिए आसान होता है। हमारी प्रत्येक किताब में एक क्यूआर कोड दिया रहता है। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। तीव्र गति से हम उस तक पहुंच सकते हैं, कंटेंट तक, और हमें अपना दीक्षा ऐप का उपयोग करना है। दीक्षा ऐप में नीचे एक ये लोगो बना रहता है, क्यूआर का ही साइन है। ये क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए हमें इस बटन पे प्रेस करना रहता है, और उसके बाद इस क्यूआर कोड को इसके नीचे ले आना है। कंटेंट खुल के आपके सामने आ जाएगा। मैं नहीं कहूंगा कि गणित में बहुत अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पर्यावरण या प्रकृति की किताबें उठा के अगर देखा जाए तो उसके कंटेंट इसमें काफी अच्छे हैं। कक्षा 4 में मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है।
तो बिल्कुल प्रोसेस वही है जो हम लोगों ने सिखाई है, लेकिन हो सकता है कि कोई एक फैक्ट छूट जाए और बच्चा उस चीज में फंस के रह जाए, इसलिए ये वीडियोस बहुत सोच समझ के डाले जाते हैं, इसमें कोई त्रुटि होना मुश्किल ही है। तो इस वजह से इन कंटेंट्स को जरूर दिखाया जाता है ताकि कोई भी त्रुटि बच्चों से ना होनी पाए। धन्यवाद। इसके बाद खेल जरूर होना चाहिए। तो आप सभी लोगों ने खेल खेला होगा चोर सिपाही का, बहुत खेलते हैं। तो यहाँ पर वही 4 पर्चियां हैं, राजा, वजीर, सिपाही, चोर, और खेल के नियमों से सभी वाकिफ होंगे, तो मुझे लगता है कि दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो 4 लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि 1-2 बार करा दिया जाए। और इससे होगा क्या, जैसे बच्चे के पास पॉइंट्स जमा होते हैं, तो बच्चा उनको जोड़ने के लिए कि हाँ कौन जीता, तो इसलिए अगर चाहे तो मैं करवा दूं। सर में राजा आया है, तो सर वजीर से बोलेंगे, बाकी जो शेष 2 हैं सिपाही और चोर, इन दोनों में से चोर का पता लगा है। तो वजीर अगर सही उत्तर दे देता है तब तो जिसको जो अंक मिले हैं वही मिलेंगे, लेकिन वजीर अगर गलत उत्तर दे देता है सिपाही आप देखिए कि कौन सिपाही है कौन चोर है, उसको आप पकड़ने का प्रयास करिए। करना है। कम से कम हमारे न्याय पंचायत देवरा में जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं 5 ही मिनट के लिए करें, लेकिन दीक्षा का प्रयोग जरूर। मासिक जो सेशन पे चर्चा होती है उस पर चर्चा करेंगे शिक्षक संघ के सदस्यों का ग्रह से। सर और जनों को मेरा प्रणाम। अभी संगठन भाई ने और प्रमोद जी ने और भैया ने, नितिन सर ने आप लोगों को बताया, तो मैं केवल चर्चा करूंगा इस बात पे कि जो हमारी यूट्यूब सेशन हुआ था फरवरी की, और मीटिंग चूंकि आगे पीछे बढ़ती गई, उसमें था, इसमें कुल मिला के ये था कि हमारा प्रदेश निपुण बने कैसे, केवल हमको ये बताया निपुण बने कैसे। इसके लिए विभिन्न प्रकार की हमको कार्य योजना दी गई, किस प्रकार किया जाए। उसमें ये है कि हम कक्ष में सबसे ज्यादा संदर्शिका और शिक्षण सामग्री इसका प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि बच्चे जो चीज प्रिंटेड होती है, प्रिंटेड, उन पे ज्यादा आकर्षित होते हैं, वो पिक्चर बहुत ज्यादा देखना पसंद करते हैं। आप देखिए, अगर उनको मोबाइल दे दिया जाए तो कुछ में देखते हो केवल कार्टून देखना शुरू करते हैं। तो जो हमारे पास हो शिक्षण सामग्री वो पिक्चर से रिलेटेड हो, ये हो। दूसरा ये है कि हम जो है जो TLM खुद बनाएं और बच्चों से भी बनवाएं। तो बच्चों से कैसे बनवाएंगे? हमने छोटी छोटी गोलियां बनवा ली, ये उनके गणित जोड़ और घटाने के लिए बहुत काम आएंगी, तो ये उनसे बनवाएं और उनसे बोले इनको कलर करें। कलर करेंगे तो होगा क्या, हर बच्चे का अलग अलग होगा। कुछ से बोलिए कि ऐसी बात है, आप इसको मिट्टी की है, इसको पका दीजिए आग में, तो पक गई। तो जो मिट्टी से पकाया तो उसको एक चीज, वो व्यवहारिक ज्ञान उसको बताइए कि जो कुम्हार आपके यहाँ बनाता है वो कैसे बनाता है, पका के बनाता है बर्तन, वो व्यवहारिक ज्ञान उसका जुड़ा। उसके साथ उसको गिनवाइए, ये इसको इतने जोड़ो, इसको इतने घटाओ, तो उसमें होगा क्या, वो गिनती और जोड़ दोनों चीजें उसकी एक साथ होती जाएगी। उसके साथ जो आपका कक्ष हो, देख रहे हैं, प्रिंट रिच, समृद्ध होना चाहिए। वो समृद्ध इसलिए हो क्योंकि बच्चा जब आए तो वो कौतूहल से जिस तरफ देखे उसको कुछ न कुछ ज्ञान की चीज मिले, किसी भी तरफ देखे उसको मिले, वो शून्य में न देखे। तीसरी चीज है पुस्तकालय सबकी पुस्तकालय, सबका पुस्तकालय क्रियाशील होना चाहिए। ऐसा नहीं किताबें आई हैं और उनकी गांठ अभी तक न खुली, ऐसा न हो। वो बच्चों को आप दीजिए उनके हिसाब से। अब कक्षा 1 के बच्चे को आप किसी महापुरुष की जीवनी देंगे, क्या वो पढ़ पाएगा? उसके पुस्तकें आए वो उनके स्तर के हिसाब से पुस्तकें उनको दीजिए और पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। अगर वो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, कोई बात नहीं, उसको चित्र देखने दीजिए, केवल चित्र देखने दीजिए। वो चित्र देख के वो अनुमान लगाएगा, कहानी अपने से बनाएगा, वो उसको बनाने दीजिए, उसका सहयोग करिए। एक बार उससे पूछिए। उसके साथ साथ गतिविधि, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां उन बच्चों से आप करवाइए। गतिविधि कैसे? जैसे सर ने बताया, वो आम वाली जोड़, उनसे गतिविधि के माध्यम से उनसे उत्तर उनसे ही निकलवाइए। ठीक, आगे है रीडिंग कार्नर और गणित की। रीडिंग कार्नर
एक कक्षा में आप हर लगभग सबके स्कूल में सबके कक्षा में एक अलमारी तो बनी ही है, उसको हम रीडिंग कार्नर के रूप में डेवलप कर लेते हैं। और गणित की जो हमको मिली है उसका अधिक उसमें काफी चीजें हैं, डायस हैं, कुछ कार्ड्स हैं, आकार भी हैं, तो सारा सब कुछ उन बच्चों को दीजिए, तो इसको मिलाइए आप, है ना। वो धीरे धीरे वो कुछ न कुछ करेंगे, कुछ न कुछ सीखेंगे। लेकिन अगर रखा रहेगा आपके यहाँ तो वो किसी काम का नहीं होगा। मैडम ने भी ये बात कही थी कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ खेल कूद की सामग्री बक्से में पैक है, जो गणित की टाई वो अलग रखी हुई, ऐसा न हो, उसका यूज होना चाहिए। और अगला है आईसीटी एवं शिक्षण सामग्री। आईसीटी के बारे में शंकर भाई ने बहुत अच्छी ढंग से बताया आपको। उसके बाद है आप प्रतिदिन जो आधा घंटा टाइम एंड मोशन में है, शाम को आप लोग पूरा स्टाफ एक साथ बैठे और बैठने के बाद ये चर्चा हो कि आज अगर किसी बच्चे में कोई अच्छाई हो तो उसको सबके साथ शेयर किया जाए। क्योंकि होगा क्या, वो बच्चा जैसे हम किसी बच्चे के बारे में बताते हैं तो सारे स्टाफ का अट्रैक्शन उस बच्चे के ऊपर जाता है कि यार फला बच्चा अच्छा है, सर बता रहे थे, तो हम उससे तो होगा क्या, हम उसका उदाहरण जब देंगे तो बच्चे ये सोचेंगे इसी ढंग से हमारा भी नाम बोला जाए। बच्चे नाम बोलने के लिए बहुत आतुर होते हैं, आपने देखा होगा। अगर आप किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना दीजिए, फिर देखिए वो कक्षा में वो हेडमास्टर से ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी, वो खुद एकदम टाइट होकर टहलता है। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्शन उसको मिला ना, इसलिए। और सबसे बड़ी चीज आपकी ये है सामुदायिक भागीदारी। हम समुदाय को कैसे अपने साथ जोड़े, समुदाय जुड़ेगा तभी। मैं बता दूं कि स्कूल 10% पढ़ाता है और समुदाय 90% पढ़ाता है। बच्चा तभी निपुण होगा, जो बच्चा घर में जाके पढ़ेगा वही निपुण होगा। जो बच्चा घर में आपने काम दिया वो ले जाकर रख दिया बस्ता, जो दिन भर का पढ़ा वो भूल गया। तो आप इसके लिए जरूरी है समुदाय से आप कांटेक्ट में रहें, उनके गार्जियन से, आप उनके गार्जियन से बीच में फोन से, या कभी आप जा रहे हैं आ रहे हैं मिल जाए, भैया आपका लड़का कैसा है, इस ढंग से उनसे बात करते रहे। आप उनसे बात करते रहेंगे तो गार्जियन को भी लगेगा कि सर जी हमारे बच्चे पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। आप विशेष तो किसी आप भी सब बराबर है, लेकिन उनके दिमाग में क्या बात होगी कि बच्चा हमारा सर जी की विशेष निगाह में है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो कहते हैं सर जी लड़का हमारे ध्यान दे है, तो आप जब पूछेंगे उनके बोलने के पहले अगर आपने पूछ लिया तो उनका जुड़ाव आपसे हो जाएगा। और इसके लिए करें कि आप जो भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर जो जयंतियां मनाए जाते हैं, उनमें समुदाय को बुलाइए। आप हमारे यहाँ एसएमसी की मीटिंग होती है उसमें उनको बुलाइए और बुलाने के साथ उनको रोकने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि एसएमसी की मीटिंग है तो केवल एसएमसी में जो सदस्य हैं उनको बुलाइए, ऐसा नहीं, कुछ और लोगों को बुलाइए। उनको बताइए कि आपके बच्चे के साथ ऐसा है, आप उनके बच्चे की जो है आप उनके बच्चे की प्रगति उनको बताएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, तो वो घर में कुछ और अच्छा करेंगे। ठीक है। और आगे है समुदाय का भ्रमण एवं अभिभावक संपर्क। वही आप जाएंगे लोगों से मिलेंगे, लेकिन ये चीज आप लोग 3 बजे के बाद करेंगे, पहले ना करेंगे भाई। 3 बजे बाद आप घर से यहाँ से निकलते हुए आप इधर जाने के बजाय थोड़ा सा गांव घूम के तब निकलिए। 2 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, 2 से 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। बाकी समय तो आप रास्ते में जा ही रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि रोज जाए, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आप जब जाए गांव होके तब जाए। 2-5 मिनट समय लग जाएगा जरूर, लेकिन समुदाय आपसे जुड़ जाएगा। और जो समुदाय जुड़ेगा तो बच्चा कहीं न कहीं अपने में जितनी जल्दी आप निपुण करना चाहते हैं उससे कहीं जल्दी, जो जुलाई 23 हमको मिला है लक्ष्य, हो सकता है बच्चा अप्रैल में ही निपुण हो जाए। लेकिन कब, जब समुदाय आपके साथ जुड़ेगा। तो समुदाय नहीं जुड़ता तो ये फिर जो हमारे पास लक्ष्य 2026 का है वो भी कम पड़ जाएगा। तो आप समुदाय को जोड़िए। उसके बाद ग्राम प्रधान द्वारा अनुसरण, वार्षिकोत्सव और निपुण जागरूकता। वार्षिकोत्सव हमारे यहाँ 2019 में मनाया गया था, उसके बाद फिर कोरोना की वजह से हो गया। लेकिन अब अगर आदेश कोई आता है, नहीं आता, तो एक वार्षिकोत्सव हम लोग 31 मार्च को मना सकते हैं। एग्जाम के बाद 31 मार्च को हम देखते ये है कि भाई बच्चे को हम देना है, उसको रिजल्ट देना है 31 मार्च को। तो देने के लिए हम एक छोटा सा फंक्शन, उसमें समुदाय, ग्राम प्रधान जो भी और हैं सदस्य, ग्राम प्रधान सदस्य हैं, ग्राम सभा के या सेक्रेटरी वगैरह जो भी हैं, उनको आप अपने यहाँ बुला लीजिए, उनको जोड़ दीजिए समुदाय से। बच्चे अपने आप, बच्चों के अंदर भी ये भावना हो जाएगी हम ये अगर गलत करेंगे तो हमारे घर में खबर जाएगी, बच्चा भी आपसे जुड़ा रहेगा।
और शैक्षिक रूप से वो उन्नति करता जाएगा। ठीक है, फिर ये है छात्रों का उत्साहवर्धन। बच्चा अगर अच्छा करता है उसका उत्साहवर्धन आप कक्षा में उसको खड़ा कराइए, उसकी अच्छाइयों को बच्चों को बताइए, बच्चों से क्लैपिंग करवाइए। बच्चा उसके साथ साथ अगले दिन देखेंगे 2 बच्चे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है इसके लिए ताली बजी, मेरे लिए बजनी चाहिए। आपने देखा होगा, किसी एक बच्चे को खड़ा करिए, बेटा गाना सुनाओ, गाना सुनाया उसने, उसके बाद सब बच्चे ताली बजाए तो 3 बच्चे अपने आप तैयार हो जाएंगे, सर हम भी सुनाएंगे, सर हम भी सुनाएंगे। तो उसी उत्साहवर्धन की बात है। अगर कोई बच्चा कुछ भी अच्छा करता है, देखिए बच्चे अच्छा बुरा वो नहीं जानते, लेकिन आप उनकी अच्छाइयों को ढूंढिए, बुराइयों को नहीं, क्योंकि हम यहाँ बैठे उनकी अच्छाइयों को आगे बढ़ा तो उनको निपुण बनाने के लिए। शिक्षक छात्र संबंध, ये शिक्षक छात्र संबंध ये बताने की चीज नहीं, क्योंकि बच्चा वो हमसे कितना जुड़ा हुआ है अपने घर में वो आप नहीं जो आपसे जुड़ा हुआ है। घर में माँ बाप से भी ज्यादा आपसे जुड़ा हुआ है वो। तो शिक्षक छात्र संबंध के लिए जरूरी ये है कि हम बच्चे से रेगुलर, स्कूल नहीं आया अगले दिन आया, स्कूल क्यों नहीं आया, उससे पूछें, गार्जियन से पूछें। क्या होती है, जैसे ही हम कक्षा में प्रवेश करते हैं तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा जागृत हो जाती है, या सर या मैडम जो भी हैं आज हमें क्या पढ़ाएंगे। और जब भी कोई टीचर क्लास में जाता है तो बच्चा वो टीचर जो है कुछ न कुछ नया ही बच्चों को सिखाता है और बच्चा प्रतिदिन नई चीजें सीखता है। हमारे पास एक स्केल है, एक पेपर है और एक बाल। अब इस स्केल को हमने ऐसे रखा, ये आधे टेबल पर है और आधे टेबल से बाहर है। अब इस पर अगर हम बाल गिराते हैं तो आप लोग बताइए कि स्केल गिरेगी कि नहीं गिरेगी? जी गिर जाएगी। सब लोग बोलिए गिर जाएगी। चलिए देखते हैं। हाँ, अगर बीच पे गिरे तो गिर जाएगी। हमारे गिर गया ना। बहुत अच्छा। आप देखिए, एज्यूमिंग पावर है। फिर से हमने स्केल रखा और उसके ऊपर हमने इस पेपर को रख दिया। आप बताइए स्केल गिरेगी कि नहीं गिरेगी? कम आसार है कि गिरे। अगर हम बाल इसके ऊपर गिराते हैं, स्केल गिरेगी कि नहीं गिरेगी? नहीं गिरी। एक बात हो सकता है हमने चीटिंग की हो, बड़ा ऊपर से गिराते हैं। नहीं, इससे हमने क्या सीखा? इस पेपर की वजह से ये स्केल नहीं गिरी। चलिए पेपर को मोड़ देते हैं, वही पेपर है ना, और इसके ऊपर रख देते हैं। आप बताइए स्केल गिरेगी कि नहीं गिरेगी? निश्चित गिरेगी। गिर जाएगी। एरिया घट गया, प्रतिरोध भी घट गया, फ्रिक्शन। अब जानना ये है, जब पेपर हमने इसके ऊपर रखा तो स्केल क्यों नहीं गिरी? वही पेपर है, जब मोड़ दिया उसके ऊपर रख दिया तो स्केल गिर गई, और जब पेपर खुला हुआ था तो स्केल नहीं गिरी। एरिया ज्यादा होने का प्रेशर बढ़ गया। वेट इसका रीजन, प्रेशर डिवाइड हो गया। पेपर जहाँ तक फैला हुआ था उतने हवा का दबाव भी स्केल के ऊपर था, इस वजह से स्केल। तो देखिए, हमने टोपी बनाकर ज्यामितीय आकृतियों का कुछ उदाहरण दिया था। अगर आप लोग चाहें तो उससे संबंधित कुछ और उसका अपडेटेड पहुंचने के लिए आज देवालय से होकर के जाना पड़ रहा है। कभी कभी ये समस्याएं आ जाती हैं, हमारा सीधा रास्ता होता है उसको छोड़कर हमको थोड़ा घूम कर जाना पड़ता है। पेपर है, इसको हमने बीच से मोड़ दिया और इसका एक जो 2 भाग हैं, एक भाग को ऊपर की तरफ मोड़ दिया। क्लैप क्लैप। पहला दिन पूरा हुआ, तैयार हो गई। क्लैप क्लैप। की टोपी पीछे मुझे ये देखिए, जो पीछे जो भाग निकला हुआ है, अग्निशमन कर्मचारी टोपी बांधते हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखता है, आँच से बचाता है।
देखा है किसी ने? हाँ सर देखे। क्या होता है उसमें? भाई जहाज डूब जाता है, जी, जहाज डूब जाता है। इस नाव से हमने ले देखे भाई देखी इंग्लिश मूवी। और जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे, एक हवा का थपेड़ा यहाँ पर लगा और एक नाव यहाँ से फट गई। नहीं वो नहीं पानी नहीं। बर्फ का पहाड़ था। बर्फ का पहाड़ था और वो हो गई, नाव यहाँ से टूट गई। बर्फ जो होता है चलिए आप जितना जगह उससे कहीं ज्यादा अंदर यहाँ होता बैठा है, हुआ थोड़ा सामान रहा था। 1/10 बाहर दिखता है। और अभी कहानी समाप्त नहीं हुई। फिर एक हवा का झोंका आया और फिर इधर से और भी ये दूसरा छोर भी नाव का टूट गया। टोपी और बने। वाओ। ये भी टूट गया। लेकिन समस्याएं जब आती हैं तो समाप्त होने का नाम नहीं लेती हैं। सिर्फ दोनों छोर ही नहीं टूटे, हाँ जहाँ पर नाविक बैठा हुआ था वो भी टूट गया। फिर अब क्या होगा? पाल भी गिर गया। क्रैश हो गई नाव, क्या होगा मैडम? क्रैश हो गई नाव। आपको और क्या, हम आपको पहुंचाएंगे। हेलीकॉप्टर से चलेंगे भी हम। इसको खोल देंगे। घूमने तो जाने हैं। ये एक लाइफ जैकेट बन गई। इसको देखो मैडम को बना देंगे। क्लैप क्लैप क्लैप। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। रुक जा रे बंदिया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल, आज हट जाएगा। चांद तेरी आँखों में बंदिया चल के आएगा। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। बंदिया, राह पे चल बंदिया।